अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर हीट का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है उनको न्यूमेरिकल जो है वो मुश्किल लगते हैं। न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है और एक ही फार्मूले से न्यूमेरिकल को आप किस तरह से हल कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स किस तरह से आप हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को आज एंड तक लाजमी देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर करने वाले हैं। और वीडियो के स्टार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 9 जो है इसको अपने तैयार किस तरह से करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये चैप्टर तैयार हो गया। तो इसके लिए मैं वीडियो के एंड पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा या आप कह लें कि आपको एक तरीकाकार बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर 9 को हमने तैयार किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसका 9.1 है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 9.1 की स्टेटमेंट क्या है। कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते। तो जब आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आपको न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है और आपने कौन सी ऐसी चीज है जिसका आपने आंसर देना है। तो अक्सर ये स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करने का तरीकाकार जो है वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीकाकार से आपने करना है, कि आपने गिवन डाटा लिखना है, फिर टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन या सोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, और फिर आपने आंसर को हाईलाइट करना होता है। यूनिट साथ अगर है तो आपने यूनिट भी लिखना होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो यूनिट मिस कर जाते हैं जिससे उनका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो इसलिए आपने जिस तरीकाकार से मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं तो आपने इस तरीकाकार से न्यूमेरिकल को करना है, तो आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स हैं वो आएंगे। तो स्टेटमेंट है, कहता है कि द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर है। कहता है एक घर की छत जो है कंक्रीट से बनाई गई है जिसकी थिकनेस या मोटाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हैज एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 सेल्सियस। अब इनसाइड जो है अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो 15 सेल्सियस है और आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 35 सेल्सियस है। फाइंड द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्ट थ्रू द रूफ। आपने उस थर्मल एनर्जी को बताना है जो छत के अंदर से गुजरेगी, जबकि उसने द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो सबसे पहले हम जो है गिवन डाटा हमारे पास है उसको लिखते हैं। तो थिकनेस हमें इसकी गिवन है जो कि L हमारे पास है, तो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपने मीटर में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये आपका सेंटीमीटर जो है वो मीटर में चला जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय हम 100 करते हैं, 20 डिवाइड बाय 100 तो यार है 0.2। उसके बाद हमारे पास है जी एरिया, इसका गिवन है एरिया हमारे पास है जी 200 मीटर स्क्वायर और इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर भी गिवन है। एक टेम्परेचर को हम नाम देते हैं T1 का और वो हमारे पास है जी इनसाइड टेम्परेचर 15 सेल्सियस है। तो सेल्सियस को आपने केल्विन में लेके जाना होता है, तो 15 प्लस आपको 273 करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐड कर लें तो ये 288 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से जो T2 टेम्परेचर हमारे पास है वो भी देख लेते हैं। तो T2 टेम्परेचर हमारे पास है जी 35 सेल्सियस। इसको केल्विन में लेके जाना है तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 273। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी में जाएगा और 3 आ जाएगा, 2 + 1। तो ये केल्विन में आ गया। अब चेंज इन टेम्परेचर आपने निकालना है डेल्टा T विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T2 हमारे पास है 308 माइनस 288। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 20 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा T आ गया।
उसके बाद उसने हमें थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी दी हुई है के, जो कि 0.65 है। के हमारे पास जो है वो 0.65 है वाट पर मीटर पर केल्विन इसका यूनिट होता है। और आपने इसमें मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। आपने छत से गुजरने वाली थर्मल एनर्जी जो है वो बतानी, यानी कि हमने इसमें Q/T जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का हमने फार्मूला पढ़ा था। जब थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक आपको करवाया था तो वहां पे एक फार्मूला हमने ड्राइव करके आपको बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो किसके इज इक्वल टू आती है, और वहीं पे हमने जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है उसके बारे में आपको बताया था, उनके फैक्टर्स निकाल के आपको दिखाए थे सारे। तो वही फार्मूला आज मैं यहां पे राइट करने जा रहा हूं। तो वो था Q/T इज इक्वल टू KA, और यहां पे हमारे पास फार्मूले में था T1 माइनस T2। जब हमने फार्मूला ड्राइव किया था वहां पे हमारे पास था T1 माइनस T2, यानी हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर हम करते होते थे। तो अब हमारे पास यहां पे जो टेम्परेचर आ रहे हैं वो हमारे पास था, जो हाई टेम्परेचर हमारे पास है वो 308 केल्विन है और लो टेम्परेचर हमारे पास 288 केल्विन है। तो इसलिए हम T2 माइनस T1 करेंगे जो कि डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर के बराबर आता है। तो इसलिए हम यहां पे डेल्टा T लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, डिवाइड बाय हमारे पास था जी L लेंथ, यानी कि ये थर्मल कंडक्टिविटी का हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया हुआ था कि Q/T इज इक्वल टू हमारे पास था Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा था डेल्टा T T2 माइनस T1 था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। तो इसलिए KA डेल्टा T डिवाइड बाय L लिख दिया। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें हम इसकी कीमतें जो है वो लगाते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास है। तो Q/T इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी K हमारे पास कितना है 0.65, 0.65 हमारे पास ये आ रहा है। और उसके बाद एरिया हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया हमारे पास कितना है 200 है, तो मल्टीप्लाई एरिया कर देते हैं 200। उसके बाद डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जो है वो है 20 केल्विन, तो मल्टीप्लाई हम 20 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो लेंथ L है वो हमारे पास है जी 0.2 मीटर, यहां पे लिख देते हैं 0.2। अब Q/T हम फाइंड कर लेते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है जी 13,000 हमारे पास आ रहा है 13,000, यानी इसकी हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इस पे डिवाइड किया, तो ये 13,000 हमारे पास आ गया। अब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का यूनिट था तो वो क्या था, क्योंकि हीट हम जॉल में लेते हैं, टाइम सेकंड में, तो इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जॉल पर सेकंड आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, जब इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा तो आपने यूनिट भी साथ लिख दिया है, तो अब आपने जो आंसर होगा इसको आपने हाईलाइट कर देना है, यानी आप इस तरह से इसको बॉक्स कर लेंगे। तो जब इस तरह से आप इसको बॉक्स कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा, और यहां पे हम क्या कर देंगे, इसका साथ आंसर लिख देंगे। तो अब आपका न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम वो कंप्लीट हुआ है 9.1, यानी कि आपने सबसे पहले लिखना होता है गिवन डाटा लिखना होता है, उसके बाद टू फाइंड जो आपने मालूम करना है वो लिखना होता है, फिर आपने कैलकुलेशन या सोल्यूशन लिखना होता है, फिर आपने लिखना है वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि फार्मूला जो इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको आपने लिखना होता है, फिर आपने वैल्यूज लगानी होती है और कैलकुलेशन करनी होती है। अब न्यूमेरिकल की मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चैप्टर के अंदर जिन फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ होता है वो उन फार्मूलाज पे गौर ही नहीं करते, वो उनको ध्यान से रीड ही नहीं करते,
उनको याद नहीं करते, तो इसलिए उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको फार्मूले का नहीं पता होता है कि इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है। तो जब आप थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक जो हमने किया था, तो जब आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फार्मूला किस तरह से हमने ड्राइव किया था, तो जिससे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो तो आपको कोई भी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आती, यानी आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है वो आसान हो जाता है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फुल मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए आपको इस तरीकाकार से न्यूमेरिकल को करना पड़ता है। अब न्यूमेरिकल में आप जो गलती करते हो वो ये कि आप फार्मूला गलत लगा देते हो, जिससे आपका न्यूमेरिकल सारे का सारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, आपको न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स नहीं मिलते। और इसकी रीजन यही होती है कि आपने न्यूमेरिकल को एक प्रॉपर मेथड जो उसका है उस तरीकाकार से नहीं किया होता है। तो इसलिए आप जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छी तरह से फॉलो करना है ताकि आप न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स हासिल कर सको। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2। तो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.2 की है, कहता हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 Celsius and that of outside is 5 Celsius. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin है। कहता है कि आपने बताना है 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर की पैमाइश की ग्लास की खिड़की में से 1 घंटे में कितनी हरारत ज़ाया होगी, जबकि अंदरूनी टेम्परेचर 25 सेल्सियस है और बैरूनी टेम्परेचर 5 सेल्सियस है। ग्लास की मोटाई भी उसने बता दी है, वो है 0.8 सेंटीमीटर। तो और ग्लास के लिए के की कीमत जो है वो भी इसने बता दी है कि वो भी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो आपने ये बताना है कि 1 घंटे में कितनी हीट जो है उसका लॉस होगा, कितनी हीट जो है वो ज़ाया होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम गिवन डाटा हमारे पास है वो लिखते हैं कि वो क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारे पास एरिया गिवन है, क्योंकि 2 मीटर बाय 2.5 मीटर है, तो जब दो लेंथ जो होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो इसका मतलब एरिया हमारे पास जो है वो गिवन है। तो एरिया हमारे पास है जी 2 मीटर 2.0 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। तो इसको एरिया को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना आंसर हमारे पास आता है। 2.0 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। उसके बाद कहता है कि इनसाइड टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 25 सेल्सियस और जो आउटसाइड हमारे पास है वो है 5 सेल्सियस। तो T1 टेम्परेचर हम लिख लेते हैं जी, हमारे पास T1 टेम्परेचर हमारे पास है 25 सेल्सियस। अब सेल्सियस को आपने केल्विन में लेके जाना है, तो 25 प्लस इसमें 273 करना पड़ेगा, तो जिससे ये किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। 3 + 5 8 हो जाएगा और 7 + 2 9 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 298 केल्विन आ गया हमारे पास। उसके बाद जो आउटसाइड टेम्परेचर है इसको हम T2 का नाम देते हैं, तो T2 हमारे पास है 5 सेल्सियस और इसको केल्विन में लेके जाना है, 5 + 273 करते हैं तो ये आ जाएगा 278 केल्विन हमारे पास आ गया। अब हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा T होगा T1 - T2, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं और जो थोड़ी वैल्यू होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो T1 हमारे पास जो है वो था जी 298 केल्विन, यानी 298 केल्विन है माइनस 278 केल्विन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20 केल्विन आ गया चेंज इन टेम्परेचर जो है। अब उसकी थिकनेस मोटाई जो हमारे पास L है वो है 0.8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लेके जाना है 0.8 डिवाइडेड बाय, हम चले यहाँ पे लिख देते हैं पहले कि सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू थी, और 0.8 डिवाइड बाय हम 100 करते हैं, तो इस तरह से किस में वैल्यू चले जाएगी, ये मीटर में चले जाएगी। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0.8 डिवाइड बाय 100,
तो यार है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये मीटर में हमारे पास वैल्यू आ गया। उसके बाद थिकनेस इसकी ग्लास की जो वो भी उसने दी थी, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास जो वो भी हमें गिवन थी। तो वो हम लिख लेते हैं K इज इक्वल टू हमारे पास 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये भी हमारे पास गिवन है। अब हमने जो हीट इसमें से लॉस हो रहा था हीट का, यानी हीट ज़ाया हो रही थी, वो बतानी है। लेकिन साथ में उसने हमें टाइम यहाँ पे जो है वो भी बताया हुआ है कि टाइम कितना है, क्योंकि उसने कहा था हाउ मच हीट इज लॉस इन एन आवर, यानी 1 घंटा। टाइम हमारे पास कितना है जी, टाइम 1 आवर है। हम लिख देते हैं यहाँ पे टाइम 1 आवर, और 1 आवर जो होता है इसमें सेकंड्स कितने होते हैं। अब देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह से हम 60 मल्टीप्लाई 60 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, Q बाय T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में से Q मालूम करना है। टाइम उसने गिवन दिया हुआ हमारे पास, तो हमने इसमें क्या करना है, Q मालूम करना है। तो अब लिखेंगे हम यहां पे कैलकुलेशन में, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q बाय T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू हमारे पास था KA इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, L था। अब हम यहां पे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब हमने क्या करनी है, इस फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज लगानी है। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं फार्मूले को, क्योंकि इसमें हमने हीट मालूम करनी है। तो हीट इस साइड पर रह जाएगी, टाइम इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा K मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा T इंटू हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस हमारे पास आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा जी L। इस तरह से रीअरेंज कर लिया। अब Q इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू हम लगाते हैं कि K हमारे पास कितना है। तो K की वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारे पास 0.8 इसकी वैल्यू ये लिखते हैं, और मल्टीप्लाई हम एरिया से करते हैं। एरिया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर था, तो 5 लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 3600 सेकेंड्स है, तो ये लिख देते हैं, मल्टीप्लाई T1 माइनस T2, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो चेंज इन टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया था, वो आता है 20 केल्विन, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय L। L हमारे पास कितनी है, थिकनेस है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास है 0.8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 360000 और 0, यानी कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 0 इसके साथ है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हीट जो है इसका यूनिट क्या आता है, जॉल होता है। अब इसको हम साइंटिफिक में लिख देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में इसके आंसर को हम लिख देते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है, याद रखिएगा। अब हमने इस तरफ को मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब इस तरफ को आपने मूव करके जाना है पॉइंट से, तो आपको जो पावर लिखते हैं हम, यानी 10⁻⁻ लिखते हैं, वो प्लस में लिखते हैं। जब आपने लेफ्ट टू राइट जाना होता है तो आप 10⁻⁻ माइनस में लिखते होते हो। तो अब ये किस में आ जाएगा, साथ में यूनिट लिख देते हैं जूल। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसका आंसर लिख दिया है। अब इसको आपने क्या करना है, अब आपने आंसर जो है इसको आपने
हाईलाइट कर देना है, यानी इस तरह से आप बॉक्स कर दें इसको और साथ में आप लिख दें आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.2 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ और इसमें हमने आपको बता दिया है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल, मेरा नहीं ख्याल आपको आज न्यूमेरिकल करने के बाद आप ये कहोगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है वो हमें मुश्किल लगते हैं, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। और रीजन मुश्किल लगने की सिर्फ ये होती है कि आपने चैप्टर के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होता, आपने उनको अच्छी तरह से रीड नहीं किया होता। तो आप ऐसा करिएगा कि इस चैप्टर के अंदर जो भी फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, या जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करो, चैप्टर के अंदर जो भी फार्मूला इस्तेमाल होते हैं उनको आप अलग से लिख लिया करें। आप उनको स्टिकी नोट्स पे लिख लें, अपने रजिस्टर के पेज पे लिख के आप वहां लगा लें जहां से आपका ज्यादा गुजर बसर है, जहां पे आप ज्यादा मतलब रहते हो। तो वहां पे जब आप उसको लगा लेंगे तो बार बार आपकी नजर के सामने से वो चीजें गुजरेंगी, तो आपको फिजिक्स के फार्मूले अच्छी तरह से उस चैप्टर के याद हो जाएंगे। जब आपको चैप्टर के फार्मूला याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल को हल करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लग जाते हैं, जैसे कि आज आपको लग रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को हल करने का तरीकाकार जिससे आपके फुल मार्क्स आते हैं, यानी न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स हासिल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप इस तरह से न्यूमेरिकल को हल किया करें, गिवन डाटा टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन या सॉल्यूशन, फिर आप फार्मूला लिखा करें जो फार्मूला इस न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होना होता है, और फिर आप वैल्यूज लगाया करें, फिर आंसर जो होता है उसको आपने इस तरह से बॉक्स करना होता है और साथ में आंसर लिखना होता है। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल में कौन सी एक ऐसी गलती करते हो जिससे आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स नहीं आते, या आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, और वो होती गलती ये कि आप जब न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला गलत करते हो। अगर आपने न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला ही गलत लगा दिया तो आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो रॉन्ग होगा, बेशक आपने एंड पे आंसर ठीक लिखा हो। और इसके साथ साथ ये भी चीज है कि आपने जब न्यूमेरिकल्स को करना होता है तो आप इसकी बार बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करें। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से आपके न्यूमेरिकल जो है वो लर्न हो जाते हैं और आपको न्यूमेरिकल जो है वो आसान भी लगने लग जाते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल में आप फुल मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो, और न्यूमेरिकल में आप कौन सी ऐसी गलती करते हो जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत होता है, वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब वो क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगा कि आपने इस चैप्टर को तैयार कैसे करना है। अब चैप्टर नंबर 9 को आपने तैयार इस तरह से करना है कि आपने इसमें से अपना सेल्फ टेस्ट बनाना है। एमसीक्यूज की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर को कैसे तैयार करना है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इस चैप्टर में से क्या करना है, आपने इस चैप्टर को में से सेल्फ टेस्ट करना है, यानी अपने आप का आपने टेस्ट बनाना है। आप क्या करें, आप इस चैप्टर में से 6 एमसीक्यूज जो है वो बना लें। आप 6 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से बनाएं और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। जब आप 6 एमसीक्यूज बना लेंगे उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन बना लें और वो 10 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी 6 मार्क्स के आपके जो हैं वो एमसीक्यूज हो गए हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। उसके बाद आप बनाएं जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी पार्ट आप बनाएं। ए पार्ट के अंदर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है वो रखें और बी पार्ट के अंदर आप न्यूमेरिकल जो है उसको कर लें। तो जब आप न्यूमेरिकल और थ्योरी को भी आप साथ में ऐड कर रहे हैं तो यानी आपका ये कंप्लीट एक चैप्टर का टेस्ट बन जाएगा। जब आपका एक कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट बन जाएगा तो आप अपनी बुक को क्लोज कर दें। बुक क्लोज करने के बाद उस टेस्ट को आप हल करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये चैप्टर की तैयारी कितनी है। अब आपने अगर चैप्टर को तैयार करना है तो आपको यही तरीकाकार अपनाना पड़ेगा कि आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान से समझना है, रीड करना है। हमने चैप्टर नंबर 9 की तमाम वीडियोस जो हैं वो चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट के अंदर की हुई हैं, तो आप वहां से तमाम जो चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जब आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो देन आपने टेस्ट स्टार्ट करना है। बुक क्लोज करें, आप अपना सेल्फ टेस्ट करें, तो जिससे क्या होगा, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका चैप्टर नंबर 9 जब वो तैयार हो जाएगा। यानी इस तरह से आप फिजिक्स को पढ़ा करें। इस तरह से जब आप फिजिक्स को तैयार करेंगे, जब आप चैप्टर को तैयार करेंगे तो आपको ना तो चैप्टर मुश्किल लगेगा और ना कोई टॉपिक मुश्किल लगेगा। टॉपिक मुश्किल लगने की वजह या न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह या कोई भी फिजिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपने फिजिक्स को उस मतलब टॉपिक को उस तरह से तैयार नहीं किया होता है। आपने उस टॉपिक को जस्ट रीड किया होता है जल्दी जल्दी में और आप अच्छी तरह से उसको देखते नहीं हो, तो जिस वजह से क्या होता है
आपका पूरा चैप्टर जो है वो तैयार नहीं हो पाता या वो टॉपिक तैयार नहीं हो पाता और आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में, शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में, एमसीक्यूज को करने में, या आप ये कह लो कि जो भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको बताने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आपको फिजिक्स मुश्किल लगने लग जाती है। तो हमारे चैनल का मोटो ये है कि हमने फिजिक्स जो है उसको इजी बनाना है। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें मैं आपको 9th क्लास की फिजिक्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको फिजिक्स कैसे आसान लगने लग जाएगी और आप कहेंगे कि हमें फिजिक्स ही इजी लगती है और हम फिजिक्स को ही रीड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।